तो आज हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग के हमें क्या क्या फायदे हैं, क्यों किया जाता है, किस लिए जरूरी है। देखिए, ये जो मैनेजमेंटर है, ये ओनर है, ये तो इंटरनल यूजर है, बिजनेस के अंदर के लोग हैं जो हमसे मांग रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बैंक है ना, तो ये तो बाहर के लोग हैं, ये भी हमसे मांगते हैं। कई बार हमने लोन मांगा तो बैंक हमसे मांगेगा, तो ये भी हमारा अकाउंटिंग का यूजर है और हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और बाहर का बंदा उसे एक्सटर्नल यूजर। अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है भाई? एडवांटेज भी फायदे ही होते हैं ये, लेकिन ये अपने आप हो जाने वाले। हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आपको याद है, हमने पिछली क्लास में अकाउंटिंग पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हो गया था, डेफिनेशन हो गया था, एट्रीब्यूट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए थे। आज हमें उससे आगे की क्लास पढ़नी है, जिसमें हम ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव एडवांटेज होते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों, आज हमें पढ़ना है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखो, ये तो आप समझ ही गए अकाउंटिंग क्या होता है। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में अकाउंटिंग करना बहुत जरूरी है, बहुत सारी चीजों के लिए, प्रॉफिट जानने के लिए, लॉस जानने के लिए, और किसी से लेन देन कर रहे हैं, कितना लेना है कितना देना है ये जानने के लिए, लीगल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। सरकार हमारे ऊपर बहुत सारे टैक्सेस लगा देती है, अब वो टैक्स कितना देना, कैसा देना, इन सब को करने के लिए हमें अकाउंटिंग करनी जरूरी है। तो आज हम अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स पढ़ रहे हैं, यानी कि अकाउंटिंग के हमें क्या क्या फायदे हैं, क्यों किया जाता है, किस लिए जरूरी है। देखिए, तो सबसे पहले आता है मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग अगर हम कर रहे हैं, यानी कि हम अपने 7 एट्रीब्यूट्स फॉलो कर रहे हैं, यानी कि वही मेजरिंग, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग, रिपोर्टिंग, सब कुछ वो जो फॉलो कर रहे हैं 7 एट्रीब्यूट्स, तो क्या होगा? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग टू रिकॉर्ड द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन अ सिस्टमेटिक मैनर। मेन काम क्या है? सारा हिसाब किताब एक सिस्टमेटिक मैनर में लिखना। और कैसे? फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी के रूल्स को फॉलो करते हुए सिस्टमेटिक मैनर में ट्रांजैक्शंस को बुक्स में रिकॉर्ड करना, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। किसका? अकाउंटिंग का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस। हम तो स्टार्टिंग से बताते आ रहे हैं, अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं भाई? इसीलिए तो कर रहे हैं ताकि बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये जान सके। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग क्या है? दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या है अकाउंटिंग का? टू डिटरमाइन वेदर ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्न्ड प्रॉफिट और लॉस। हमने बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या लॉस इनकर्ड हुआ। फॉर दिस पर्पस, इसके लिए द स्टेटमेंट्स कॉल्ड एन इनकम स्टेटमेंट और क्या कह सकते हैं? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये बनाए जाते हैं। देखिए, बिजनेस को ट्रांजैक्शन बिजनेस करने के लिए हमारा मेन काम होता है प्रॉफिट डिटरमाइन करना। प्रॉफिट जानने के लिए हम क्या करते हैं? हम बनाते हैं इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। ठीक है, दूसरा। अब आता है तीसरा, डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। प्रॉफिट तो जान लिया, डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल पोजीशन जानना। देखिए, अब जब आप अकाउंटिंग करेंगे तो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन भी आप जानना ही चाहेंगे। भाई प्रॉफिट है, ठीक है, चलो प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन हमारे पास क्या क्या है, क्या क्या अभी हमारे पास है, कितना हमारे पर कर्जा है, कितना हमारे ऊपर लायबिलिटी है। तो क्या कहते हैं? अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग टू डिटरमाइन द फाइनेंशियल पोजीशन। बिजनेस का इस अकाउंटिंग का दूसरा ऑब्जेक्टिव है बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन जानना। इट इज नोन फ्रॉम द बैलेंस शीट। किससे जाना जाता है? बैलेंस शीट से। विच शोज, जो हमें दिखाती है वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑन वन साइड एंड लायबिलिटी ऑन द अदर साइड। तो एक बैलेंस शीट बनाते हैं जिसमें एक तरफ सारी की सारी असेट्स दिखाई जाती हैं और एक तरफ सारी लायबिलिटी। असेट्स में हमारे पास क्या क्या कैश है, बैंक बैलेंस है, स्टॉक है,
मटेरियल है, डेटर्स है, कितनी उधारी बाहर पड़ी हुई है, कितने लैपटॉप, कंप्यूटर है, टेबल है, फर्नीचर है, मेज है, प्लांट एंड मशीन है, ये सब दिखाते हैं। लायबिलिटी में दिखाते हैं कितना हमारे पर कर्ज है, कितना बैंक से लोन ले रखा है, कितना लोगों से लोन ले रखा है, कितने रिश्तेदारों से लोन ले रखा है, या और भी किसी तरह का किसी का देना बाकी है, वो सब हमारा दिखाता है लायबिलिटी में और असेट्स में। ये इन सब चीजों को शो करता है, क्या अकाउंटिंग शो करता है, ये इसका ऑब्जेक्टिव है। एंड द अनदर ऑब्जेक्टिव इज फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट होता है मैनेजर्स लोग। देखिए हम अकाउंटेंट हैं, मान लीजिए मैं अकाउंटेंट हूं या फाइनेंशियल मैनेजर भी, तो मैनेजर हूं तो मुझे भी मैनेज करना पड़ता है। उसी तरह से जो सेल्स मैनेजर है वो सेल्स को मैनेज करता है, परचेज मैनेजर परचेज को मैनेज करता है, और जीएम जो होता है जनरल मैनेजर पूरी फर्म को मैनेज करता है। तो जो वो मैनेज करते हैं तो उन्हें चीजों को आगे प्लानिंग करनी होती है। तो अब वो जो प्लानिंग करनी है तो बिना पैसे के कोई काम तो होता नहीं है, आपको जानते हैं। तो जब हम वो प्लानिंग वो तब करेंगे जब हम उन्हें इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ इतना फंड है। तो हम सारी अकाउंटिंग करने के बाद अपने मैनेजर लोगों को ये बताते हैं कि इतना पैसा है बैंक में, इतना कैश में है, ये हम कर सकते हैं। तो तब मैनेजमेंट जो होता है ये डिसीजन लेता है कि ये काम किया जाए या ना किया जाए। तो इसका मतलब हमने पहले फैसिलिटी दी तभी तो वो काम कर पाए। इट मींस दिस इज अनदर ऑब्जेक्टिव, फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। तो द मैनेजमेंट ऑफन रिक्वायर्स फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना, उसको रिक्वायर्ड होती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की। और फॉर डिसीजन मेकिंग, किस काम के लिए, कुछ डिसीजन लेने के लिए। इफेक्टिव कंट्रोल पूरा इफेक्ट, भाई हम कंट्रोल कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए। या बजटिंग और फोरकास्टिंग करने के लिए, किसी भी काम को करने जा रहे हैं इसके लिए बजट करें, फोरकास्ट करें, इन सब के लिए हमें पहले फाइनेंस वालों से सलाह लेनी पड़ेगी, अकाउंट वालों को कहना पड़ेगा बताओ भैया कि पैसा है या ना है, हम ये काम करें ना करें। अब जब तक अकाउंटिंग वाले हमें फैसिलिटी प्रोवाइड ना करेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसी तरह से मैं कहता हूं अकाउंट्स मैनेजर, तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटेटिंग द मैनेजमेंट। ओके, अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मैनेजमेंट को फैसिलिटी प्रोवाइड करने के बाद अगला ऑब्जेक्टिव आता है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। अब इससे पहले मैं यूजर बता देता हूं, कई बार आप यूजर में बड़े कंफ्यूज होते हैं। भाई यूजर कौन है? सबसे पहला तो यूजर है हमारा ओनर। मालिक कभी भी पूछ लेता है बताओ जी कितने पैसे हैं बैंक में, तो वो भी तो बिना अकाउंटिंग के नहीं बता सकते। फिर ओनर के बाद होता है मैनेजमेंट, जो बताया अभी हमने, मैनेजमेंट होता है। और पता है गवर्नमेंट अथॉरिटी, ये गवर्नमेंट अथॉरिटी तो हमारे पीछे ही पड़ी रहती है। आए 30 दिन टैक्स, भैया इतना टैक्स, जीएसटी जमा कर दो, ये कर दो, इनकम टैक्स कर दो। अब जब तक हम अकाउंटिंग ना करेंगे हम कैसे टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज, अच्छा, तो ये यूजर होते हैं। तो अब ये जो यूजर, इन्हें हम यूजर कहते हैं, यानी कि ये जो लोग हैं ये हमारी अकाउंटिंग को यूज कर रहे हैं। तो अब ये जो यूजर है, अब वो इंफॉर्मेशन मांगते रहते हैं हमसे। अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ द अकाउंटिंग टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर। यूजर को अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देना, है ना भाई, अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन देना है, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अब ये इंटरनल एक्सटर्नल यूजर भी बताता हूं। हु एनालाइज देम अकॉर्डिंग टू द देयर रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है, हमसे अकाउंटिंग में यूजर मांगते हैं भाई हमें इंफॉर्मेशन दो, ये दो, ये दो, फिर वो अपने हिसाब से यूज करते हैं, वो देखते हैं। अब इंटरनल और एक्सटर्नल बताता हूं। देखिए ये जो मैनेजमेंट है, ये ओनर है, ये तो इंटरनल यूजर है, बिजनेस के अंदर के लोग हैं जो हमसे मांग रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटी है, बैंक है ना, तो ये तो बाहर के लोग हैं, ये भी हमसे मांगते हैं। कई बार हमने लोन मांगा तो बैंक हमसे मांगेगा, तो ये भी हमारे अकाउंटिंग का यूजर है और हमसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है, और बाहर का बंदा उसे एक्सटर्नल यूजर। तो कहने का मतलब यूजर, तो जो यूजर होता है हमसे इंफॉर्मेशन मांगता रहता है फॉर मेनी पर्पस, है ना, कई सारे पर्पस के लिए वो मांगता रहता है। तो हम अकाउंटिंग प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं किसकी, अकाउंटिंग की। और कब करते हैं, यदि हमने अकाउंटिंग की है। तो ये ऑब्जेक्टिव है अकाउंटिंग का, यदि अकाउंटिंग नहीं की तो कैसे दे पाएंगे। एक और होता है आपका प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। एक चीज और, जब हम बिजनेस करते हैं तो भाई बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। अब सारी चीजें हमें माइंड में तो रख नहीं सकता,
याद तो रख नहीं सकता। अब क्या करूं, इसीलिए मैं बहुत सारी चीजों को लिखते हैं, जो भी हम खरीदते हैं लिखते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, मैंने क्या काम किया, 5 कैलकुलेटर खरीद लिए, 5 कैलकुलेटर। अब ये जो मैंने 5 कैलकुलेटर खरीद लिया, उसमें से क्या हुआ, एक कैलकुलेटर गलती से टेबल के पीछे गिर गया और किसी को दिख नहीं रहा। 4 कैलकुलेटर से यूज किए जा रहे हैं सब। अब बात हुई, कैलकुलेटर गायब है, कहां है पता नहीं, अरे नहीं गायब नहीं है, एक कह रहा गायब नहीं है, पूरे हैं, उसे मालूम ही नहीं था। मालिक से पूछा गया, अकाउंट से पूछा गया, जी कैलकुलेटर कम लग रहे हैं, 4 है, तो कितने खरीदे गए थे, देखो जरा बुक्स में। जब बुक्स में देखा तो उसमें कहते 5 खरीदे गए थे, अरे तो 4 है, इसका मतलब एक गायब है, ढूंढो। तो हमने ढूंढा तो मिल गया, सर्च किया मिल गया। तो ये क्या था, हमने अपनी एसेट को प्रोटेक्ट कर लिया, क्योंकि हमने रिकॉर्ड में था। अगर हमने नहीं रिकॉर्ड किया होता तो कई साल बाद भूल भी जाते हैं, यार पता नहीं कितनी खरीदी थी, चलो हो सकता है 4 ही खरीदी गई होंगे कैलकुलेटर, हो सकता है, तो वो गायब हो गया। तो ऐसे हम अपनी एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं यदि हमने रिकॉर्ड किया हुआ। देखिए, अनदर ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ एसेट, है ना। रिकॉर्ड इज टू हैव रिकॉर्ड ऑफ असेट्स, असेट्स का रिकॉर्ड हमारे पास होता है, ओन्ड बाय द बिजनेस, जो बिजनेस के हैं। अकाउंटिंग मेंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ द असेट्स ओन्ड बाय द बिजनेस विच इनेबल्स द मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज कंट्रोल, जिससे बिजनेस का मैनेजमेंट कंट्रोल रखता है, एंड प्रोटेक्ट देम, और उन्हें संभाल के रखता है। भाई कंट्रोल तो हुआ ना, भाई 5 है, 4 क्यों है, कैलकुलेटर 5 होने चाहिए। तो बिजनेस अपने पास रखता है कि हाँ हमारे पास इतनी एसेट्स हैं, क्योंकि रिकॉर्ड में है। तो अकाउंटिंग हमारी चीजों को प्रोटेक्ट भी करती है कि हमारे पास कौन सी चीज कितनी है। चलिए, तो ये तो ऑब्जेक्टिव हुए। ऑब्जेक्टिव के बाद अब हम आगे आ जाते हैं इसके एडवांटेज पे। हाँ तो बच्चों, अब हमें पढ़ना है एडवांटेज। बिजनेस अभी करेंगे तो अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या है। भाई एडवांटेज भी फायदे ही होते हैं ये, लेकिन ये अपने आप हो जाने वाले फायदे हैं, है ना। हमने सोच के नहीं किया था, कई चीजें होती है ना सोच के नहीं कर हो गया। अब जैसे देखो क्या क्या फायदे हो जाते हैं जब अकाउंटिंग कर लेते हैं, उसके बाद ये फायदे हो जाते हैं। जैसे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेस, अभी पिछले में भी पढ़ा था ये कि भाई जब हम करेंगे तो बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल पोजीशन होगी, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड, एंड और लॉस, हमने अर्न किया या लॉस किया, लॉस इनकर्ड, एंड ऑल्सो द फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज नोन फ्रॉम अकाउंटिंग। अकाउंटिंग से हम बिजनेस की परफॉर्मेंस जान सकते हैं, हमने प्रॉफिट अर्न किया या लॉस इनकर्ड हुआ ये जान सकते हैं, और उसकी फाइनेंशियल पोजीशन कैसी रही ये किसके थ्रू जानते हैं, अकाउंटिंग के। ये एडवांटेज है हमारा। असिस्टेंस टू द मैनेजमेंट, फिर से आ गया, अभी अभी ऊपर पढ़ा था ना, सेम वही है। भाई हम मैनेजमेंट को असिस्ट करते हैं, इनको उसको हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ये एडवांटेज है। इसके बाद आता है रिप्लेस मेमोरी। मेमोरी रिप्लेस बड़ा अलग सा लग रहा होगा। अब एक बात बताइए, मैंने राम को मेटेरियल बेचा, मोहन को बेचा, सोहन को बेचा, बेच दिया मैंने, लिखा तो है ही नहीं। अब जब तक मैं लिखूंगा नहीं मेरे दिमाग पे ना जोर सा रहेगा। क्यों जोर सा रहेगा, मुझे याद रखना है, कभी भूल ना जाऊं, इनको मेटेरियल बेचा था, वो मेरी मेमोरी को स्टोर कर रहा है, भर रहा है। अब मैंने एकदम से याद आया, चलो मैं फटाफट उठाया और सेल बुक में लिख डाला, राम को बेचा, मोहन को बेचा, सोहन को बेचा, लिख दिया। अब मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने मेमोरी से वो खत्म, डिलीट कर दिया, खाली हो गई मेमोरी। अब मैं उसमें नई चीज याद कर सकता हूं। तो रिप्लेस मेमोरी का मतलब हुआ मेमोरी को रिप्लेस करना। अ सिस्टमैटिक एंड टाइमली रिकॉर्डिंग, सिस्टमैटिक तरीके से और टाइमली अगर हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑब्विएट द नेसेसिटी ऑफ रिमेंबर, याद रखने को ना, तो उसको मना कर देता, अब याद रखने की जरूरत नहीं है, आप अगर आपने लिख दिया है द अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रोवाइड्स द नेसेसरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि अकाउंटिंग रिकॉर्ड जो है वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, अब आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि आपने रिकॉर्ड कर दिया। तो अकाउंटिंग आपकी मेमोरी को रिप्लेस करता है। फैसिलिटेट द कंपैरेटिव स्टडी, कंपेयर करना तो समझते हैं, एनी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एनेबल्स कंपैरिजन of 1 year's
results with the those of other years and identify factors leading the to change if any। देखिए आपने क्या किया, पिछले साल हमने जो भी कमाया आज इस साल फिर कमाया, हम उसे कंपेयर करेंगे, देखेंगे हम पिछले साल से ग्रोथ में है या लॉस में है या इक्वलिटी पे है। कब करेंगे? जब आपने पिछले साल भी अकाउंटिंग की थी, इस बार भी। यदि आपने ना तो पिछले साल अकाउंटिंग किया, इस बार कर ली चलो, तो भी कंपेयर नहीं कर देंगे। यानी कि अकाउंटिंग आपको एक एक्स्ट्रा पावर देता है। यू कैन कंपेयर योर डेटा, योर प्रॉफिट्स, योर लॉसेस, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन कंपेयर विद योर लास्ट ईयर डेटा। और तो लास्ट यही नहीं कि आप अपने साथ ही, आप अपना दूसरे के साथ भी कर सकते हो। सेम बिजनेस किसी दूसरे का है, उससे भी कंपेयर कर सकते हो। अच्छा उसके यहाँ इतना प्रॉफिट हुआ, हमारा इतना हुआ, हमारा कम या ज्यादा, हम कंपेयर कर सकते हैं। और करेंगे कब? यदि अकाउंटिंग हमने की है। तो अकाउंटिंग हमें ये एक एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि हम अपनी परफॉर्मेंस को, अपनी किसी भी चीज को हम कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, सबसे ज्यादा तो हम इसी के लिए काम करते हैं। सेटलमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटी, सरकार हमारे ऊपर हमसे टैक्स लेती है। अब हमने अकाउंटिंग की है, प्रॉपर अकाउंटिंग की है, तो हम सरकार को कह सकते हैं देखो हमने इतना सेल किया, इस पे इतना सेल टैक्स बनता है। अब सरकारी अधिकारी हमसे जबरदस्ती ये नहीं कह सकता कि तुम इतना टैक्स जमा करो, इतना करो, इतना करो। क्यों? क्योंकि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की है और प्रॉपर हमारे पास डेटा है, हमने सब कुछ लिखा है। इट मींस हमारी अकाउंटिंग हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराती है कि हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को इजीली कैलकुलेट कर सकें। A systematic accounting record helps in settlement of income tax, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसे हम आजकल जीएसटी के नाम से जानते हैं, है ना, उसका सेटलमेंट आराम से कर सकते हैं। इनकी लायबिलिटी जो भी हमारे पास बनती है, सिंस इट इज ए गुड एविडेंस, और इट इज ए गुड एविडेंस ऑफ द करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन। और क्योंकि हमने प्रॉपर अकाउंटिंग की है, तो जो सारे ट्रांजैक्शंस को लिखा है हमने, तो ये एक अच्छा सबूत भी है, एक एविडेंस है जिसे हम आगे कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक एडवांटेज आएगा अभी आगे। तो यानी कि यू कैन से दैट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा मेन एडवांटेज है जिसकी वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं कि भाई हम अपने टैक्स लायबिलिटी को, किसी भी चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि ये हमारा इतना बना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला अब आता है हमारा फैसिलिटेट्स लोन्स। ठीक है, लोन। अब मुझे बैंक से लोन लेना है, बैंक किसी को आसानी से लोन देता ही नहीं, गिरवी रख दो, ये कर दो, वो कर दो, और तो और हमें कहेगा लाओ पिछले 5 साल की बैलेंस शीट लाओ, पेपर दिखाओ सारे कि तुम्हारी बिजनेस की जो फर्म है वो कहीं लॉस में तो नहीं चल रही है। तो वो हमसे सारी चीजें मांगता है। तो अब अगर अकाउंटिंग की तो हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड हेल्प्स इन सेटलमेंट ऑफ द इनकम टैक्स, ये तो शायद पढ़ लिया हमने। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं ये फैसिलिटीज, ये फैसिलिटेट्स अ लोन, हमें लोन लेना है। लोन इज ग्रांटेड बाय द बैंक, किससे? बाय द बैंक, और या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, भाई बैंक हमें देता है या फाइनेंशियल कोई भी इंस्टीट्यूशन होता है वो हमें लोन देता है ऑन द बेसिस ऑफ द ग्रोथ पोटेंशियल विच इज सपोर्टेड बाय द परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ द लोन। भाई लोन देगा किस बात पे? सिक्योरिटी दे दो लोन की, या फिर वो हमारी परफॉर्मेंस देख लेगा कि भाई इसकी जो बिजनेस जो चल रहा है उसकी ग्रोथ पोटेंशियल क्या है। ये अगर बिजनेस अच्छा जा रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, इसका मतलब हमारा लोन आराम से दे देगा क्योंकि ये तो अच्छा रन करने वाला बिजनेस है। ठीक है, तो इसके लिए अकाउंटिंग मेक अवेलेबल द इंफॉर्मेशन with respect of the performance and also assets and the available as security। देखिए अब हमारी जब इंफॉर्मेशन हो जाएगी तो बिजनेस बताएगा कि इनकी परफॉर्मेंस क्या है, अकाउंटिंग हमें बताएगी कि हाँ परफॉर्मेंस है, इनके पास इतनी एसेट है, ये चीजें। इसलिए बैंक हमें इंफॉर्मेशन मांगता है, तो हम हमारे लोन के लिए फैसिलिटी हमें प्रोवाइड हो जाती है। अकाउंटिंग का ये भी एक एडवांटेज है। और एक बड़ा मेन एडवांटेज जैसा मैं पिछले में जिक्र कर रहा था कि भाई इसने बताया था ना ये कि भी एविडेंस होता है ये करेक्ट, तो यहाँ पे वही कहा एविडेंस इन कोर्ट। यदि आपका कोई केस लग गया,
यदि आपका कोई केस हो गया, कुछ भी कोई बात हो गई और उस टाइम पे कहा गया कि भाई ये तो गलत है, हम कहेंगे नहीं हमारा सही है, हम अपने डॉक्यूमेंट्स उठा के लाते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को जो हमने लिखा, जो अपनी अकाउंटिंग की है, उनको हम बैंक में, उस कोर्ट में प्रेजेंट करेंगे एज एन एविडेंस कि जज साहब ये लीजिए सबूत, मैं पिछले 10 साल से प्रॉपर अकाउंटिंग करता आ रहा हूं, बैलेंस शीट बना रहा हूं, सरकार को जमा कर रहा हूं, सरकार को टैक्स दे रहा हूं, ये देखिए। तो वो जज साहब उसको मानेंगे। क्यों? क्योंकि वो एविडेंस है, वो एक सबूत है। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजैक्शन ऑफ इज ऑफन एक्सेप्टेड बाय द कोर्ट, कोर्ट से एक्सेप्ट किया जाता है एज गुड एविडेंस। ओके, ये गुड एविडेंस है। नेक्स्ट आता है फैसिलिटेट द सेल ऑफ बिजनेस। अब वैसे तो दुख की बात होती है अपने बिजनेस को बेचना, भाई कौन बेचना चाहेगा अपने बिजनेस को, लेकिन इफ यू वांट टू सेल योर बिजनेस, कई बार ऐसा भी तो हो सकता है आप अब्रॉड में जा रहे हो, विदेश में शिफ्ट हो रहे हो, चलो अब बिजनेस यहाँ का वाइंड अप करता हूँ, आप अपने बिजनेस को बेचना चाहते हैं। अब बेचना चाहते तो अब हर चीज की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी, ये कितने की, ये कितने की, ये कितने की। लेकिन यदि आपने अकाउंटिंग की हुई है, अगर आपने अकाउंटिंग पिछले साल से प्रॉपर की हुई है, तो सारी चीजें आपकी रिकॉर्ड्स होंगी, सारी चीजें लिखी हुई होंगी, सब कुछ प्रॉपरली मेंटेन होगा और आप इजीली सब कुछ चीज बेच सकते हैं, बिकॉज आपने हर चीज को अकाउंटिंग में लिखा हुआ है, रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इफ समवन डिजायर टू सेल हिज बिजनेस, यदि कोई अपने बिजनेस को बेचना चाहता है, द अकाउंट्स मेंटेन्ड बाय हिम, उसके द्वारा बनाए गए अकाउंट विल एनेबल द ascertainment of the proper purchase price। भाई किसके लिए कितना है, हम कितना बेचना है, वो कितना खरीदेगा, वो परचेज हम अवेलेबल, परचेज प्राइस अवेलेबल हो जाता है, क्योंकि हमने बताया है कि हाँ भाई हमने रिकॉर्ड किया इतना, तो उससे थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो के आगे पीछे वो बेच देंगे उसको। तो प्रॉपरली हमने सब कुछ लिखा हुआ है। मेरी बुक्स में मेरी कार 5 लाख की लिखी है, चलो ठीक है भाई 5 की है, देख लो बार्गेनिंग करके थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो बिक जाएगी। तो अकाउंटिंग तो की, अब मुझे पता ही नहीं है, जब मैंने लिखा ही नहीं है कब खरीदी थी, अब कितने की होगी, क्या होगी, तो बस फिर तो सारी चीजें से परेशान हो जाएंगे। इसलिए अकाउंटिंग हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है बिजनेस को बेचने में भी। आगे आता है असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ इंसॉल्वेंसी। पहले तो इंसॉल्वेंसी समझ जाओ। इंसॉल्वेंसी को कहते हैं दिवाला निकल जाना। दिवाला निकलना तो सुना ही होगा, अरे तो बर्बाद हो गया भाई, दिवाला निकल गया तो खत्म। यानी कि जब किसी भी बिजनेस की या किसी व्यक्ति की उसकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा हो जाएं कि सारी असेट्स को बेचकर भी वो अपनी लायबिलिटीज का, अपने कर्जों का भुगतान नहीं कर सकता, ऐसी कंडीशन को इंसॉल्वेंसी कहते हैं। उसके लिए आपको सरकार के पास जाना पड़ता है, सरकार से अपने सारे डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं कि जी देखिए मेरा रियल में लॉस हुआ है, ऐसे नहीं मैंने कुछ गबन किया है, कुछ नहीं किया है, रियल में मेरा लॉस हुआ। तो सरकार आपके खातों को चेक करेगी, सारे अकाउंट्स को चेक करेगी कि हाँ इस रियल में इसको बिजनेस में लॉस हुआ है, तो आपको एक सर्टिफिकेट दे देगी, नाउ यू आर इंसॉल्वेंट। और बाकी लोग से कह देगी भाई कोई भी इससे कर्जा ना मांगे, यानी कि वो लीगली इंसॉल्वेंट हो गया है। तो ये लीगली इंसॉल्वेंट कब होगे तुम, जब अपने सारा डॉक्यूमेंट सरकार को दिखाओगे, और दिखाओगे तो जब आपने अकाउंटिंग की है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इफ यू हैव डन योर अकाउंटिंग प्रॉपर्ली, देन दिस एडवांटेज विल बी अवेलेबल बाय यू। देखिए अब क्या करेंगे, आपने क्या किया, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, जो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स होती हैं जो सरकार के द्वारा दी जाती हैं, इन्वॉल्व एक्सप्लेनिंग मेनी ट्रांजैक्शन दैट हैव टेकन प्लेस इन द पास्ट। जो पास्ट में बहुत सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं जिनकी वजह से लॉस हुआ, उनको एक्सप्लेन करना पड़ता है। सिस्टमैटिकली अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स असिस्ट अ ग्रेट डील इन सच सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन में जो हमारी सिस्टमैटिक अकाउंटिंग होती है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। दैट इज द एडवांटेज। नेक्स्ट एंड लास्ट, हेल्पफुल इन पार्टनरशिप अकाउंटिंग। ये तो बड़ी आराम से आसान बात है। अगर आप साझेदारी का बिजनेस कर रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हो, तो भाई बिना हिसाब किताब किए तो होगा ही नहीं, वरना तो तुम तो लड़ते रहोगे रोज रोज, भाई मेरा इतना, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना कमा, मेरा हिस्सा इतना, मेरा हिस्सा इतना। नहीं, आप अगर अकाउंटिंग करते हो, प्रॉपर अकाउंटिंग करते हो, तो सब कुछ प्रॉपरली होगा। इट मींस मैं क्या कहना चाहता हूं, यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो अकाउंटिंग करना तो बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि अकाउंटिंग में आप अपना हिस्सा लिखेंगे, कौन कितना काम करेगा ये लिखेंगे, सब कुछ लिखेगा, है ना।
at the time of admission of or retirement or death of a partner और इन केस ऑफ डिसोल्यूशन, और यही आपकी फर्म बंदी हो जाए, ऑफ द फर्म द अकाउंटिंग रिकॉर्ड इज टू वाइटल इंपॉर्टेंस दैट एंड यूज बिकॉज टू प्रोवाइड्स द बेसिस ऑफ रीच अ सेटलमेंट। अब एक बात बताइए, आपने अकाउंटिंग की और यदि आपने अकाउंटिंग नहीं की तो आपका सेटलमेंट नहीं हो पाएगा। एक एडमिशन हो रहा है, एक पार्टनर नया आ रहा है तो उसका हिसाब किताब कैसे करना है, एक रिटायरमेंट हो रहा है तो उसका हिसाब कैसे करना है, यदि एक डेथ हो गई किसी पार्टनर की तो वो कैसे करनी है, वो हो ही नहीं पाएगी। यदि डिसोल्यूशन कर रहे हैं, यदि फर्म को बंद कर रहे हैं तो वो भी नहीं हो पाएगी क्योंकि आपने अकाउंटिंग की नहीं है। और यदि आपने अकाउंटिंग की है तो एवरीथिंग विल बी सेटल्ड इजीली। क्यों? क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रॉपरली की है। तो दीज आर द अकाउंटिंग एडवांटेज। तो आज मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेज ये तैयार करा दिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आते रहते हैं। इन्हीं में से जैसे फैसिलिटेड लोन्स या कोर्ट एंड एविडेंस, ये कई बार रोल या फंक्शन के रूप में भी आ जाते हैं, बट इजी है, घूम फिर के यही आपको बताया जाएगा। तो सब इनको तैयार करें। ओके बच्चों, बाकी कुछ इसमें थोड़ा और इसका पार्ट रहता है वो आगे की वीडियो में बनाएंगे। ओके, बाय बाय।